नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हापुड़ की खबर के साथ, जहां गरीब ठेले वाले पर चौकी इंचार्ज का कहर टूटता हुआ नजर आया है। ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चौकी इंचार्ज ने फलों से भरा हुआ ठेला पलटकर ठेले वाले को जमकर पिटाई कर दी है। पीड़ित ठेले वाले ने चौकी इंचार्ज पर मारपीट का आरोप लगाया। ये वीडियो भी इस वक्त सामने आ चुका है। दुकान के बाहर ठेले पर फल बेचने से चौकी इंचार्ज मना कर रहे थे, ऐसा कहना है पीड़ित का। और साथ ही उन्होंने कहा कि आए दिन गरीबों से मारपीट और बदसलूकी की जाती है। ईमानदारी से कमाई करने में पुलिस को क्या परेशानी है। कोतवाली पिलखुआ के बसड्डा चौकी इलाके का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक चौकी इंचार्ज ने एक फल वाले की ठेली पलट दी और साथ ही फल वाले के साथ मारपीट भी की है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद ताहिर, क्या कुछ अपडेट्स और ताजा जानकारी आपके पास? लखवा क्षेत्र के बसट्टा चौकी का ये मामला है। यहाँ एक मंडी है, जो फलों की मंडी है, वो काफी समय से लगी हुई है। यहाँ पर जो फल वाले हैं वो जो है लगातार फल लगाते, ठेला लगाते हैं और फल बेचते हैं। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ लोग जो फल लगाते हैं, आप ईमानदारी से कमाई करते हैं, उनको फल का ठेला लगाने नहीं दे रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि यहाँ आप बंद कीजिए। और जो चौकी इंचार्ज है, आए दिन जो फल वाले हैं उनका कहना है कि मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं। वहीं आज एक दुकानदार है, उसने बताया कि मेरे साथ मारपीट करने के बाद मेरे जो फल थे वो फल ठेले से फेंक दिए, ठेला पलट गया और उसके बाद चले गए। जी जी ताहिर, लेकिन वजह क्या है? आखिर क्यों चौकी इंचार्ज इतना गुस्से में उसके साथ मारपीट की है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि चौकी इंचार्ज ने से हमने बात की तो चौकी इंचार्ज ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जो फलों के ठेले लगाए जा रहे हैं, इनका आदेश है बंद करने का। उनसे आदेश मांगा गया कि क्या आदेश है, किस तरीके का आदेश है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और वहीं आंवला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने बरेली के भमोरा इलाके के सिरोही गांव के आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद से पुष्टाहार नहीं मिलने की शिकायत की। शिकायत सुनते ही सांसद भड़क गए और उन्होंने कहा कि पुष्टाहार में दलाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सांसद ने तुरंत अधिकारियों को फोन कर पुष्टाहार की रिपोर्ट मांगी, तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर सांसद बच्चों को फल भी वितरित किए। सरकार बनाने का काम देश में किया है और प्रदेश में किया है, तो हमारे जनप्रतिनिधि उदासीन ना रहें। वो जनता के बीच जाकर के बैठे काम करें, उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करें। उसी क्रम में जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े के तहत हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों कहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी लिखित रूप से लेकर के, अधिकारी की समस्याएं तो अधिकारियों से, फौरी तौर पर समस्याएं हैं तो फौरी तौर पर लोगों से। तो जब तक हमको क्षेत्र की समस्याओं, गांव की जानकारी हमको नहीं होगी, तब तक हम क्या निर्णय ले पाएंगे। तो समस्याओं का समाधान कराना और जनता से सीधे सीधे जुड़ना, उनसे सीधे सीधे संवाद करना, यही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। सरकार बनाने का काम देश में किया है। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं सीधे अयोध्या का, जहां पर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस वक्त अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे हुए हैं और यहां पर कामकाज को लेकर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कितना कामकाज राम जन्मभूमि पर, जहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहां पर कितना काम हो गया है, क्या कुछ प्रगति चल रही है वहां पर, उन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामनगरी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, रामलला के दर्शन करते हुए नजर आया जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। साथ ही मंदिर निर्माण की कितनी तैयारियां वहां पर चल रही है, कितना निर्माण मंदिर का हो चुका है, कितना काम प्रगति पर चल रहा है, ये तमाम चीजों का भी जानकारी लेते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे और उनके साथ में उनकी पत्नी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रही। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अयोध्या से, जहां पर दर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे। और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और वहीं रामपुर में भव्य मल्टीपर्पज सद्भावना मंडप का केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निरीक्षण किया। बता दें कि नुमाइश ग्राउंड में अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से करीब 100 करोड़ की लागत से इस मंडप का निर्माण किया जा रहा है। नायाब और बहुत ही मॉडल सद्भावना मंडप होगा, मल्टीपर्पज़ सद्भावना मंडप, जिसमें कि समाज के सभी हिस्सों के लोग अपने अपने, चाहे शादी हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे पे यहाँ के कौशल विकास के कार्यक्रम हो। और ये जो सबसे बड़ा इसका महत्व है, जब हम लोगों ने इस योजना को बनाया था तो उस समय हमने नहीं सोचा था कि डिज़ास्टर या पैंडेमिक इतनी बड़ी भी आ सकती है। इसमें हमने कंसेप्ट रखा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोविड जैसी समस्या आ जाती है तो एक साथ जो है वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो है वो एक स्थान पर उनकी सेहत सलामती की सुरक्षा की जा सके। ये है बहुत अच्छा है और जल्दी ही ये काम चल रहा है और मुझे लगता है कि 23 के 2-4 महीने के अंदर, दूसरे महीने तीसरे महीने के अंदर ये शुरुआत इसकी हो पाएगी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक जारी है इस वक्त। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में अखिलेश और मुलायम की यह बैठक है, जिसमें शिवपाल के बागी तेवर के बीच समाजवादी पार्टी में इस वक्त हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक लगातार इस वक्त जारी है। चाचा शिवपाल के बागी तेवर को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अंदर काफी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे हैं पार्टी से, अखिलेश यादव से, जिसको लेकर के लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये बैठक चल रही है, क्योंकि काफी खास ये बैठक है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के दोनों के बीच में ये बैठक इस वक्त जारी है। पार्टी दफ्तर में दोनों की ये बैठक इस वक्त हो रही है। और सीधी बात करें तो जो मुद्दा है वो ये कि शिवपाल सिंह यादव के जो बागी तेवर वो लगातार दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक इस वक्त लगातार जारी है। चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर ये बैठक, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? शिवपाल सिंह यादव के बागी तेवर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आजकल, और भारतीय जनता पार्टी उनको पसंद आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जो बैठक चल रही है जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल, बात करें तो
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव दोनों समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे हैं और चूंकि वो लगातार दौरे पर थे, जिसमें इटावा साथ ही साथ मैनपुरी के करहल तक उन्होंने दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, पदाधिकारियों के साथ कई राउंड की उनकी बैठक सपा अध्यक्ष और सपा संरक्षक के चली और कहीं ना कहीं कोशिश लगातार है जनता से जुड़ने की, चूंकि अब वहां से वो वापस लौटे हैं और दोनों नेता इस समय समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं चाहे वो सुखराम का मुद्दा हो या फिर शिवपाल यादव के मुद्दे हों या जो भी समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव लगातार अब बैठ रहे हैं और अपने पार्टी पदाधिकारियों और आने वाले लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अब चूंकि मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ सैपाई से लौटे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों नेता इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और निश्चित है कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर जो खास तौर पर वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें शिवपाल यादव की नाराजगी भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर अब दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, जो कि समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इसके। तो आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय पर ये काफी अहम बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ही मौजूद हैं और जिस तरीके से आजकल चाचा शिवपाल के जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं बागी तेवर उनके देखने को मिल रही है। ये तस्वीर जब मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो बैठक है अभी ये चल रही है और इस बैठक में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। महोबा पहुंचे परिवहन मंत्री दयाल शंकर सिंह ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने यात्रियों को करीब 2000 नई बसों की सौगात दी और साथ ही इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कार्य और कानून व्यवस्था के चलते 37 सालों बाद दोबारा बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। इस दौरान उन्होंने शिवपाल सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती हैं। शिवपाल के आने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बसें नहीं खरीदी गई, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को यात्री सुविधा बहाल रहे, इसके लिए पुरानी बसें भी चलती रहीं। लेकिन सबसे जो बड़ा चीज़ है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ही संकट का साथी था। जब उस समय प्राइवेट बसें नहीं चल रही थी, उस समय परिवहन निगम ने हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को, जैसे आपको दिल्ली में के बॉर्डर पे, नोएडा के बॉर्डर पे, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, असम के लोगों को जब उन्होंने छोड़ दिया, वो बेचारे न उधर के रहे न इधर, वो बॉर्डर पर खड़े थे लाखों की संख्या में। उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की 12,000 परिवहन निगम की बसों को लगा करके उनके घर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। वहीं रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शहर के इंदिरा नगर में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय राम बहादुर यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में हुई हार बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि एमएलसी चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ होने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। बता दें, कोरोना काल में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर यादव का देहांत हो गया था, जिनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वो पहुंचे थे। आज हम समाजवादी नेता स्वर्गीय राम बहादुर जी की पुण्यतिथि पर आए थे और उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनके परिवार के दुख के साथ सहयोग करने का पार्टी का पूरा विचार दिया और जो राम बहादुर जी की स्मृतियां हैं वो हम सबको याद आती हैं कि वो एक अच्छे नेता थे और समाज की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सभी को उनकी स्मृतियों से संकल्प लेना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मुर्तजा के फेसबुक अकाउंट से एटीएस को अरबी में चैट मिली है। छानबीन में एटीएस को अरबी भाषा में कई चैट्स मिली हैं। इस दौरान अरबी भाषा को समझने के लिए एक्सपर्ट्स को फिलहाल बुलाया गया है जो अरबी भाषा को जानते हो। साथ ही आपको बता दें कि एटीएस की टीम 16 अप्रैल तक मुर्तजा से पूछताछ करेगी। इस दौरान मुर्तजा के माता पिता, नौकरों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। संदिग्धों से बातचीत करने में वीओआईपी कॉल करता था इस्तेमाल मुर्तजा।
सीरिया के अकाउंट को ट्रेस करने में एटीएस की पूरे एक्सपर्ट्स और टीम जुटी हुई है। वहीं मुर्तजा ने नेपाल के बैंक खातों के जरिए सीरिया पैसे भेजे थे, उनकी भी जांच अब की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगातार मुर्तजा से पूछताछ हो रही है कि आखिर उसके संबंध में, उसके साथ में और कौन कौन लोग हैं उसके पूरे प्लान में शामिल। तो लगातार यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है और उसके फोन से कई अरबी चैट्स बरामद की गई हैं। फिलहाल अब अरबी चैट्स के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और उनके द्वारा समझा जाएगा कि आखिर अरबी भाषा में मुर्तजा किन से बात करता था और अरबी भाषा में क्या कुछ लिखा हुआ है चैट के अंदर। वहीं फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के केसरी गांव में बीते असामाजिक तत्वों ने गांव के बाहर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर 2-3 थानों की पुलिस के साथ तहसीलदार सीओ सर्कल मौके पर पहुंचे। सुबह गांव में प्रशासन ने अंबेडकर की नई प्रतिमा को मंगाकर स्थापित कराया और तब जाकर मामला ये शांत हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि केक काटने के बाद 2 पक्षों में ये विवाद हुआ था। इसके बाद ही प्रतिमा तोड़ने की वारदात को भी अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। गांव समस्या ये होती कि 13 तारीख को देखा लट्टी फट्टी पड़ी थी काफ़ी, तो यहाँ पे ससुराल 13 तारीख को प्रेम नारायण उर्फ गौरी शंकर, उनके बेटे और उनका पोता आया तो उन्होंने सफाई करी और अपने हाथों से कलर करके पूरी मार्केट सजावट करी, अपने पैसों से लगाकर उसका जो कुछ किया वो किया। उसके बाद विधायक जी आ गए तो भाई साहब ने यहाँ पूरा व्यवस्था ना केक पे लाके तैयार कंप्लीट कर दिया बाबा साहब के चरणों के पास में। गाँव समस्या ये होती हमारे लड़का ने सिर्फ संयुक्त है और फिर उन्होंने हमारा पेट फेंक दिया और मेरा फीता कटेगा। विधायक भी बैठे थे तो बस आए गए। अब जी एकदम दंगा शराब पिए एकदम से भर गए तो बानी हो गई, देखो हमारा केक कट जाए, हम 3 दिन से लगे तो आगे पीछे काट लो। सोई बस जाने रचपा ने गम सीधे नहीं, तेरा नहीं कटेगा, मेरा भी कटेगा। सो उसकी औरतें सो गुत्थम गुत्था कर रही, हमारी बहू नीचे दाबी लाई और कम से कम 15-20 औरतें नहीं। वहीं अलीगढ़ में चलते ऑटो में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। महिला के साथ ऑटो चालक समेत 3 लोगों ने गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही महिला के साथ लूटपाट भी की गई। बदहवास महिला को सड़क किनारे फेंककर आरोपी वहां से फरार हो गए। किसी तरह महिला ने पुलिस से शिकायत की और सूचना के बाद मौके पर एसपी देहात समेत इलाके की पुलिस वहां मौके पर पहुंची। पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेजकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। ऑटो चालक और 2 अन्य व्यक्तियों पे उसने उनके खिलाफ सूचना दी है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म आदि के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी की टीम द्वारा और जनपद की क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना करते हुए जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयाँ जारी हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। योगेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये नोएडा से घर जा रही थी और रास्ते में जब अलीगढ़ क्रॉस करके ये अलीगढ़ के अकराबाद में पहुंची तो वहां पर इसको ऑटो चालक मिले जिन्होंने कहा कि हम उसको गांव में छोड़ देंगे जी। जब अकेली महिला को वहां पर देखा गया तो ऑटो चालक को लेकर के एक सुनसान जगह पे ले गए जहाँ तीनों ने इसके साथ रेप किया और उसके बाद महिला को बेहोशी की हालत में वहीं फेंक कर चले गए। उसके बाद महिला को जब थोड़ा होश आया तो वो उसने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और पुलिस में शिकायत दर्ज होते हड़कंप मच गया। अभी तक जो आरोपी ऑटो चालक है, क्योंकि महिला को उसका नंबर नहीं पता था तो अभी तक उनका कोई पता नहीं है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है। क्या अभी तक ऑटो चालकों का पता चल पाया है? नहीं, अभी तक कोई ऑटो चालकों का नंबर पता नहीं चल पाया क्योंकि ऑटो चालक जो उनका कोई नंबर अभी तक नहीं है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से बड़ी जानकारी मिली जहां पर मणियाव थाने के 2 सिपाही शातिर लुटेरे निकले हैं। युवक को एसटीएफ कर्मी बनकर दोनों सिपाहियों ने लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया।
मड़ियाव गांव के पास पिस्टल के दम पर युवक के साथ लूटपाट की गई। पीड़ित युवक अतुल सिंह ने मड़ियाव थाने पहुंचकर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, तहरीर दी और पीड़ित युवक से तीनों लुटेरों ने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। मड़ियाव थाने के सामने तीनों लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित युवक पर मुकदमा नहीं लिखवाने का दबाव भी बना रहे हैं। मड़ियाव थाना पहुंचकर एडीएसपी नॉर्थ ने पूरे इस मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो लखनऊ से ये पूरी जानकारी मिली, जहां पर मड़ियाव थाने के 2 सिपाही शातिर लुटेरे निकले हैं। आपको बता दें युवक को एसटीएफ कर्मी बनकर दोनों सिपाहियों ने लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? वहीं फर्रुखाबाद के मेरापुर थाना इलाके में फसल की रखवाली करने गए वृद्ध किसान की हत्या कर दी गई। सुबह खेत में वृद्ध किसान की चारपाई पर खून से लथपथ शव मिला। चेहरे पर चोट के निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। किसान की हत्या क्यों की गई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। वृद्ध किसान की हत्या की गई जो कि खेत पर रखवाली कर रहा था। वहीं इटावा में ट्रैक्टर और बाइक की भीषण भिड़ंत होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना बड़पुरा क्षेत्र के गाती गांव के पास का है। बता दें कि ट्रैक्टर का पहिया युवक के सर के ऊपर से निकल गया था, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक लड़का था, उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच है और ये चकन नगर रोड पे जा रहा था। तो गाती के पास इसका जो है किसी ट्रैक्टर से या ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसका जो भी वाहन से इसका एक्सीडेंट हुआ है उसका एक पहिया इसके जो है सर के ऊपर से निकल गया। तो इससे जिसका पूरा ब्रेन मैटर जो है वो पूरा बाहर आ गया। इसकी हड्डी भी टूट गई और ये मेरे पास लगभग 10:30 बजे आया है, तो ये ब्रॉड डेड था। और इसी बीच इसकी बड़ी जानकारी आपको दे दें, पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान इस वक्त सामने आया है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घोटाले को अंजाम देने वाले लोग जल्द गिरफ्तार होंगे, ऐसा कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले पर पंजाब के मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही घिनौना अपराध है और जल्द ही इस मामले में जांच करके गिरफ्तारी की जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाला हुआ था और इस जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई राजनीतिज्ञों के नाम भी इसमें सामने आए थे। पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, घोटाले को अंजाम देने वाले लोग जल्द गिरफ्तार होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही घिनौना अपराध है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये पूरा बयान इस वक्त सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग घोटाले में इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही घिनौना अपराध है और इसमें कई राजनीतिज्ञों के भी नाम सामने हैं। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
तो बड़ी जानकारी से तो आपको दे रहे हैं, घोटाले को अंजाम देने वाले लोग जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और ये बहुत ही घिनौना अपराध है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री भगवंत मान का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह सुनवाई हुई और अब 4 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं बता दें कि हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की शिकायत दर्ज की गई थी और श्री कृष्ण की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई में ईदगाह मस्जिद के पैरोकार हाजिर हुए, साथ ही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता ने कोर्ट से शिकायत की नकल मांगी है। कौशिकी द्वारा अपने को हिंदू महासभा का कोषाध्यक्ष करते हुए दायर किया था और स्वयं की हैसियत से दायर किया था। उस मुकदमे में आज न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इसमें ईदगाह की जो इंतजामिया कमेटी है, जिसकी ओर से तनवीर अहमद एडवोकेट जो ट्रस्टी हैं, वो पेश हुए। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि इस बात पत्र में हमको जवाब दाखिल करना है और एतराज दाखिल करने हैं, इसलिए हमको बात तक की नकल दी जाए। इस पर आपने उनको नकल देने का आदेश हमको कर दिया है। अब हम उनको नकल प्रदान करेंगे और इस मुकदमे 4/5/2022 को इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी, मुकदमे में सुनवाई होगी। इसमें एक प्रार्थना पत्र हमने साझा कर दिया था कि इस इंडिया के नीचे जो प्रलेख हैं, जो भूमि पत्थर लगे हुए हैं, वो धार्मिक अभिलेख हैं, उनको ये विस्मरण न करें, उनको न हटाएं। इस पर भी सुनवाई 4 मई को होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी को मौका देना आवश्यक कोर्ट ने समझा है और दूसरी पार्टी में हाजिर हो गई है, इसलिए उनको एतराज का मौका देते हुए अब 4/5/2000। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इसमें इतना ही। नमस्कार।